गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए आर ओ की जो टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और आर ओ की परीक्षा भी जो है, जो पीसीएस आयोग कराता है वही कराता है यूपी से, यानी यूपीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। आर ओ में रिव्यू ऑफिसर इसका फुल फॉर्म है, और यह है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। आर ओ की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, 10-12 नंबर, और ए आर ओ की कम रहती है। आर ओ के लिए भी वही प्रणाली है जो ए आर ओ के लिए है, या ए आर ओ के लिए भी वही प्रणाली है जो आर ओ के लिए है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसकी एक, और इसकी दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप है, मुख्य परीक्षा जो है आधी ऑब्जेक्टिव है और आधी रिटर्न है। ऐसे लिखने पड़ते हैं, हिंदी में लेटर लिखना पड़ता है, और एक 150, ठीक है, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है पेपर होता है, और दूसरा एक पेपर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 30 प्रश्नों का हिंदी का भी होता है, ठीक है। यानी मेंस आधा ऑब्जेक्टिव है, आधा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। यानी आधा गोले भरने वाला, आधा लिखने वाला। और प्रारंभिक परीक्षा जो है इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव ही है, गोले भरने वाली। हिंदी में आर ओ को समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, ए आर ओ को सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। इतनी हो गई जानकारी, सामान्य जानकारी। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों एक ही दिन में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा इसका, उसमें आएंगे 140 प्रश्न जीएस के, और जो पेपर 2 होगा उसमें आएंगे 60 प्रश्न हिंदी के। इन 60 प्रश्नों में 6 टॉपिक हैं, ठीक है। 6 टॉपिक, और एक टॉपिक से कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि गिने चुने 6 टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न बनेंगे, तो वो तैयार हो सकते हैं आराम से। और टारगेट रखना 60 में से 52 करेक्ट करने का, 52 से 54, जो कि कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस की जाए तो। 140 जीएस होती है, इस 140 में से 10-12 प्रश्न जो है वो मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इस तरह के रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 8 से 10 नंबर का एक छोटा सा सी सेट। उन सवालों को पूरा छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है, ठीक है। यानी 140 हो गए 60, 200, और 200 ही एक क्वेश्चन एक नंबर का, 200 में से ही जो है इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। कट ऑफ जो जाती है इसकी वो 100 प्लस रहती है, 110 प्लस रहती है। अपनी अपनी कैटेगरी से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 की, ठीक है। जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है तो आज पता चल जाएगा उनको, और आते आते हर दिन जो है पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पेपर 1 पर फोकस करेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्रारंभिक परीक्षा पूरी फोकस करेंगे। हिंदी को भी कवर करेंगे और जीएस को भी कवर करेंगे। सिलेबस इसका सेम यूपीपीएससी जैसा। पीएससी आर ओ ए आर ओ की तुलना यदि पीसीएस परीक्षा से की जाए तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का कल्चर ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जनगणना से संबंधित भी बहुत प्रश्न आते हैं। अभी 12 जून को देखा होगा आपने, एक भी प्रश्न सेंसस से नहीं आया, लेकिन इसमें पूछे जाते हैं 8 से 10 प्रश्न, तो सेंसस भी तैयार कर लेना इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर यह है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यह है इनका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, एशियाई विकास बैंक ADB, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, बताइए। ये तो ब्रिक्स का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, सही है ये। और WHO का भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ये भी सही है। फिलीपींस के मनीला में ADB, एशियाई विकास बैंक का, ये भी सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में नहीं है, इसका मुख्यालय है तो चीन में लेकिन संघाई में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के संघाई में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यह है संगठन फिर से, और ये हैं हेडक्वार्टर, उनके मुख्यालय। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ यानी आसियान का इंडोनेशिया के जकार्ता में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वेसल स्विट्जरलैंड। बिम्स्टेक का बांग्लादेश के ढाका में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम। मिलान कर दीजिए इनको, ये है इनके कूट नीचे। बिम्स्टेक का तो बांग्लादेश के ढाका में, तो C का 3 हो गया।
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड के वेसल, ये भी ठीक ही है। और एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान इंडोनेशिया के जकार्ता में, ये भी करेक्ट है। और कॉमनवेल्थ विंग गेम का जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। तो सारे के सारे सुमेलित ही हैं ये। तो अपने को 1 2 3 4 वाला देखना है, कहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो सीरीज़ को। तो दक्षिण पूर्व एशियाई संघ यानी आसियान का इंडोनेशिया के जकार्ता में हो गया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का स्विट्जरलैंड के वेसल में। विम्स्टेक का बांग्लादेश के ढाका में। विम्स्टेक से सवाल पूछा गया था इस बार 12 जून को यूपीपीसीएस की परीक्षा में। राष्ट्रमंडल राष्ट्र कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, पृथ्वी मंगल ग्रह का चक्कर लगाने लगती है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है ये? लूनर एक्लिप और सोलर एक्लिप इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है कि पृथ्वी मंगल ग्रह का चक्कर लगाने लगती है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। चंद्र ग्रहण में होता है चंद्र पर ग्रहण लग जाना, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र पर ग्रहण लग जाता है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इस तरह का स्टेटमेंट हो कि सूर्य आ जाता है, सूर्य कहीं नहीं जाता, आने जाने का काम पृथ्वी और कौन करेगा? चंद्रमा करेंगे। सूर्य हमेशा स्टेबल है, ठीक है, कभी पृथ्वी यहाँ होगी, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी पृथ्वी यहाँ होगी। सूर्य हमेशा स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जो भी स्टेटमेंट आपको दिखे कि सूर्य आ जाता है, ठीक है, सबसे पहला एलिमिनेट करना उसको। फिलहाल ए सही है यहाँ पर। तो देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण, यानी लूनर एक्लिप। देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। यह है लूनर एक्लिप, चंद्र ग्रहण। ये डायग्राम देखिए तो जरा, ये सन जो है स्टेबल है, सूर्य स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं है। आवन जावन का काम करेंगे कौन? चंद्रमा और पृथ्वी। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो हो जाएगा लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। इस चीज़ को याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? केंद्र राज्य संबंध तो सरकरिया समिति है, लेकिन यहाँ उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर जो है सिफारिशें करना था। और इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी, जो कि हुआ भी चौथे का भाग 4 का या ए, ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं जब जोड़े गए थे प्रारंभ में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो 10 थे, फिर एक और संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद 11 हो गए। वर्तमान संख्या कितनी है? 11 है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज इनको बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। कोई एक है इसमें जो नहीं होगा, और कौन सा है वो? ये वाला। 6 से 11 वर्ष नहीं है बल्कि 6 से 14 वर्ष है। तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना,
ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया, और कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से। बाकी वर्तमान में अनुच्छेद में 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत, और भाग क्या है? 4 का A, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया। टोकोफेरोल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। डी का कैल्सीफेरॉल है, ई का टोकोफेरोल है, के का फ्लॉक्फिनोन है, और विटामिन बी 12 का है साइनोकोबालामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन है रासायनिक नाम, विटामिन के का है फ्लॉक्विनोन, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। अब इस विटामिन से ही अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने वाला है। सूची 1 में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जनन क्षमता का कम होना, रिकेट्स, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, रक्त का थक्का बनना, ये कौन कौन से विटामिन के कमी से ये हो जाता है बताइए? विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने। विटामिन ई से होता है जनन क्षमता का कम हो जाना, विटामिन के रक्त का थक्का ना बनना हो गया, विटामिन सी हो गया स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। तो बी का 2 और डी का 4 तो सीधा सीधा ही है भाई, ढूंढ लो बी का 2 डी का 4। बी का 2 डी का 4 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। बी का 2 है, डी का 4 है, और बी हो जाएगा फिर इसका, क्योंकि ए का जो है विटामिन सी स्कर्वी से था। ठीक है, बी हो जाएगा। तो ये हैं विटामिन के नाम, ये हैं उनके रासायनिक नाम, और ये हैं कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए से, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो जाएगी या मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता कम हो जाएगी। विटामिन के फ्लॉक्विनोन, रक्त का थक्का ना बनेगा। तो सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, इनको समय पर लेते रहिएगा। नंबर 8 पर आ जाइए, बालों का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन बी 7 की कमी के कारण। अब विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। ठीक है, तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बालों का गिरना या शरीर में दर्द, विटामिन बी 1 का थायमिन है, सब याद रखिएगा, वेरी वेरी हो जाता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना, और विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, त्वचा संबंधी रोग और एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हिस्ट्री से, सत्यशोधक समाज का गठन संबंधित है किससे? बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन, गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। ज्योतिबा फूले एक ऐसे समाज सुधारक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फेवरेट हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 12 जून को हुई थी, 2 सवाल बने थे उनसे, और यूपीएससी सिविल सेवा में भी बनते ही रहते हैं साल दर साल छोड़कर। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ज्योतिबा फूले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें। 10वां प्रश्न है, मिलान कर दीजिए इनका। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? गुलामगिरी के सामने ज्योतिबा फूले, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया सरोजिनी नायडू, गदर लाला हरदयाल। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट होगा ना, सरोजिनी नायडू नहीं, और गदर लाला हरदयाल ठीक है, तो सी गलत है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये पत्रिकाएं किसकी हैं? एनी बेसेंट की हैं। डिफरेंस कीजिएगा न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, यंग इंडिया महात्मा गांधी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799, 1799, 1799, 1799। प्रथम एंग्लो मैसूर वार, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार, चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार, तृतीय एंग्लो मैसूर वार। अधिकतर गलती है इनमें तो। ठीक है, अब प्रथम एंग्लो मैसूर वार कोई 1799 में थोड़ी हुआ था, एक ही इनमें से होगा 1799 में। ठीक है, जो कि कौन सा था? चौथे आंग्ल मैसूर वार में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। कब हुआ था ये?
1799 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मालाबार मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। 12वां प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के संबंध में जो है कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। यह एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के अधीन है क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद? बिल्कुल, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। दूसरा वाला भी करेक्ट है। और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। तीसरा वाला भी करेक्ट है। सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, 1921 में हुआ था, ये वर्ष 1921 में। तो देखिए, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR ने वर्ष 1921 के मालाबार विद्रोह यानी मोपला विद्रोह के शहीदों को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से हटाने की सिफारिश पर अपना निर्णय जो है टाल दिया है। सिफारिश में जो है वरियम कुन्नाथू, कुन्हा हमद हाजी और अली मुसलियार के नाम भी शामिल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 1935 में किसने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएं और मंदिर अछूतों के लिए खुले रखे जाएं? क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका उत्तर भीमराव अंबेडकर नहीं है। इसका उत्तर ज्योतिबा फूले भी नहीं है। इसका उत्तर महात्मा गांधी भी नहीं है। इसका उत्तर है बाबू जगजीवन राम। तो देखिए, जगजीवन राम का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 को चंदवा बिहार के एक दलित परिवार में। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती और एक उत्कृष्ट सांसद थे ये। वर्ष 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएं और मंदिर अछूतों के लिए खुले रखे जाएं। तो इस तरह का स्टेटमेंट NCERT की बुक से उठाकर सीधे सीधे पूछ लेता है UPPSC। देखिए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों में 1940 के दशक में 2 बार जेल भी गए वो। बाबू जगजीवन राम वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने और BPSC के फेवरेट हैं ये, बहुत प्रश्न इनसे बनते हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? अब ये घटना कब हुई थी? अगर आप 13 अप्रैल 1919 आपको याद होगा तो काउंट कर ले जाओगे। कितने वर्ष पूरे हो गए? 103 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और 13 अप्रैल 2022 को इस घटना के 103 वर्ष पूरे हो गए। परिचय अगर थोड़ा हम दें जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, जिस पर हाल ही में एक और नई मूवी बनी है जिसमें मुख्य भूमिका में है विक्की कौशल। नंबर 16 पर आ जाइए। रॉलेट एक्ट 1919 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए। कौन सी सरकार की बात हो रही है? ब्रिटिश सरकार की। उसको तो अधिकार दे दिया था ना। और इसका विरोध भी किया गया था कि ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून था। भारतीयों ने इसको कहकर संबोधित किया। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर।
तो रोलेट एक्ट 1919 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला बनाई जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। इस संदर्भ में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली राजदूत समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए, यानी अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्रदान किए वो, और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को जो है हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। और इस एक्ट को भारतीयों ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहकर संबोधित किया। नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सबसे सही उत्तर बताइए इसका। इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है, ये सेम प्रश्न इसी तरह से यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया है। तो इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया। भारतीयों के द्वारा रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून कहा गया। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के बारे में सही है? निम्नलिखित कथन किस सिख गुरु के बारे में सही है? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इन्होंने वर्ष 1606 में आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। निर्माण पूरा करने की बात हो रही है। इन्हें जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया। पहले से भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। आदि ग्रंथ की रचना की किसने की? सिखों के प्रथम गुरु ने या 5वें गुरु ने? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। बी है इसका आंसर। तो अर्जुन देव जो है, इनका कार्यकाल है 1563 से 1606। सिखों के 10 गुरु हुए। 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 में प्रथम, 5वें और 9वें, इनसे बहुत सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या हेनरी लुई विवियन डेरोजियो? राजा राम मोहन राय। तो देखिए, हिंदू कॉलेज आधुनिक अर्थों में एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था जिसे 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था और 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया था। इसे वर्ष 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इस कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, डेविड हरे, जस्टिस सर एडवर्ड हाइड ईस्ट और बैद्यनाथ मुखोपाध्याय और रसमय दत्त ने की थी। ठीक है, तो उत्तर अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर? राजा राम मोहन राय। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करेंगे। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार कर दिया और इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक हैं। देखिए, वेद अचूक हैं, वेदों की ओर लौटो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से जुड़ी हैं, ब्रह्म समाज से नहीं। तो आप थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर पूरी तरह से तो प्राप्त नहीं कर सकते थे, 2 स्टेटमेंट, लेकिन 50% ले सकते थे। तो पहला दूसरा करेक्ट है और तीसरा हो गया इनकरेक्ट, इसमें एलिमिनेट कर दीजिए उसको। तो राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज यानी ईश्वर का समाज नाम दिया गया और ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत, अप्राप्य और अविश्वसनीय, अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा और आराधना थी। देखिए, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुरोहित एवं बलि की प्रथा से दूर रहा। ये तो पहला दूसरा सही है। अब जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो ब्रह्म समाज से नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से संबंध रखता है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास करने के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते थे, याद रखिएगा इस लाइन को। और ब्रह्म समाज वेदों की अचूकता में विश्वास नहीं करता था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये करता था आर्य समाज। तो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यूपीपीएससी आरओ 2023-22-23 के लिए देखे।
इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हर दिन आज से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप RO से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो और इसकी पेड सीरीज से जुड़ सकते हो जो स्टार्ट हो रही है 25 जून से। धन्यवाद।